हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स। इसमें सबसे पहली रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। जो एराइल हैलाइड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही कम शो करते हैं और उसके 4 कारण हैं। आपने जैसे एल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें एक न्यूक्लियोफाइल होता है, वो जाकर सबस्ट्रेट पर अटैक करता है और उसके साथ बॉन्ड बना लेता है और उसके बाद क्या होता है, जो क्लोराइड और एल्काइल के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाता है, क्लोराइड आयन बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो एराइल हैलाइड हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही कम शो करते हैं 4 कारणों से। ये कारण इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। पहला है रेजोनेंस इफेक्ट। In haloarenes, the electron pairs on halogen atom are in conjugation with pi electron of the ring, and the following resonating structure are possible. हेलोएरीन्स में क्या होता है, हेलोजन एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके साथ कॉन्जुगेशन में होंगे, और आपको पता है अगर वो कॉन्जुगेशन में होंगे तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर रेजोनेंस शो करता है, यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। क्योंकि आपको पता है कंजुगेशन कब होता है, जब पाई इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट पोजीशन पर हो या फिर पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर अल्टरनेट पोजीशन पर हो। यहां पर आप देखिए ये क्लोरोबेंजीन है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड छोड़कर दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन, फिर एक छोड़कर ये पाई इलेक्ट्रॉन एक छोड़कर फिर ये, तो ये अल्टरनेट पोजीशन पर है। साथ ही यहां पर देखिए क्लोराइड के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक बॉन्ड छोड़कर फिर पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हेलोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो इन पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में हैं। अगर यहां पर पाई और इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में और पाई बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन है तो यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। अब यहां पर देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। ये बेंजीन है, इसके ऊपर ये क्लोराइड आयन लगाया गया है। आपको पता है जो क्लोराइड होता है उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने तो क्या किया, इसके साथ बेंजीन के साथ यहां पर बॉन्ड बना लिया। बाकी बचे क्लोराइड के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब आपको पता है जो क्लोराइड होता है एक तो वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, लेकिन वो माइनस आई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जब हेलोजन बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ होता है तो वो माइनस आई इफेक्ट से ज्यादा प्लस आर इफेक्ट शो करता है, यानी ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है उनको डोनेट करेगा। तो यहां पर ये क्लोराइड बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है तो यहां पर वो ज्यादा प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। अब ये क्या करेगा, जो एक क्लोराइड है ये प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है तो ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर यहां पर डोनेट कर देगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर यहां पर डोनेट कर देगा तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसने क्या किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर यहां पर डोनेट कर दिया। अब जैसे ही यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहां पर डबल बॉन्ड बना तो इस डबल बॉन्ड को यहां से शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। इस कार्बन पर 5 वैलेंसी हो गई तो कार्बन की 4 वैलेंसी करने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे इस वाले कार्बन पर। तो ये डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर आया तो इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो 5 हो गई। उसको कम करने के लिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर यहां पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गए तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जैसा कि आप इस सेकंड फिगर में देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर आया, यहां पर डबल बॉन्ड बन गया। इससे इलेक्ट्रॉन पेयर आया तो इस क्लोराइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गए तो यहां पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है ये इस वाले जो ये यहां पर आकर डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, जैसा कि थर्ड पोजीशन पर दिखाया गया है। ये नेगेटिव चार्ज यहां पर शिफ्ट हुआ, यहां पर ये डबल बॉन्ड बन गया, तो यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर शिफ्ट हो जाएगा तो यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, जैसा कि ये यहां पर बन चुका। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसमें लास्ट स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहां पर आ जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वापस से क्लोराइड पर चले जाएंगे। तो इसकी लास्ट स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं कुछ इस तरीके से बन सकती है।
यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड बन गया। बाकी तो सब वैसे ही है। ये जो डबल बॉन्ड था ये यहाँ पर चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड वापस से आ गया और क्लोराइड पे 6 इलेक्ट्रॉन फिर से हो गए। यानी ये इतनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें। उसके बाद फिर से ये हमारी स्ट्रक्चर आ गई, बस इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पोजीशन बदल गई। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बेंजीन रिंग में घूमते रहते हैं। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर बन गई। कार्बन टू Cl बॉन्ड एक्वायर्स ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। अब आप इसमें एक बात गौर कर सकते हैं, कार्बन और क्लोराइड के बीच में इन स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड बन रहा है और ये होता है पार्शियल डबल बॉन्ड। यानी एराइल हैलाइड में रेजोनेंस के कारण कार्बन और क्लोराइड के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा है। As a result, the bond cleavage in haloarine is difficult than haloalkane and therefore they are less reactive towards nucleophilic substitution reaction। तो इस पार्शियल डबल बॉन्ड के कारण क्या होता है, हेलोएरिन में ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाता है हेलोएल्केन के मुकाबले। तो जब ये कार्बन और क्लोराइड के बीच में ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये बॉन्ड टूटना होता है, क्लोराइड यहां से निकलना होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस के इफेक्ट के कारण कार्बन और क्लोराइड के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और आपको पता है जो डबल बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब ये पार्शियल डबल बॉन्ड क्यों कहा गया, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट हुआ, डबल बॉन्ड बना, फिर से सिंगल बॉन्ड बन गया, फिर से पाई इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो कभी जैसे जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, डबल बॉन्ड आती चली जाती है, फिर गायब हो जाती है, फिर आती है। तो इसलिए ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर पार्शियल कहलाता है, ये परमानेंट नहीं होता। तो एक तो ये कारण हुआ, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, तो इसके कारण ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता। अब इसमें सेकंड इफेक्ट पढ़ते हैं, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन टू एक्स बॉन्ड। हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स में कार्बन टू एक्स बॉन्ड की जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें भी डिफरेंस है। जैसे इन हेलोएल्केन द कार्बन एटम अटैच्ड टू हेलोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, while in case of हेलोएरिन द कार्बन एटम अटैच्ड टू हेलोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर हेलोएल्केन की बात करें तो जो कार्बन एटम हेलोजन एटम से जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि हेलोएरिन्स में जो कार्बन एटम हेलोजन एटम से जुड़ा हुआ है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जैसे यहां पर देखिए, ये कार्बन, इसके चारों तरफ ये सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये कार्बन कैसा हुआ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि आपको पता है जब भी कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड होते हैं तो वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हेलोएल्केन में। हेलोएरिन की अगर बात करें तो यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, और जब भी कार्बन में एक डबल बॉन्ड होता है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। यहां पर ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, तो ये कार्बन कैसा हुआ, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो हेलोएरिन्स में कार्बन और हेलोजन के बीच में जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि हेलोएल्केन में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इससे क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं होती ये देखते हैं। The sp2 hybridized carbon with a greater s character is more electronegative and can hold the electron pair of carbon to x bond more tightly than sp3 hybridized carbon in haloalkane with less s character। अब यहां पर देखें, अगर हम परसेंटेज s कैरेक्टर निकालें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में, परसेंटेज s कैरेक्टर अगर हम निकालें तो आप देखिए टोटल हमारे पास कितने हैं, एक s है, 3 p है, तो टोटल हमारे पास 4 है, और 4 में से एक हमारे पास s है, तो 4 में से एक हमारे पास s है, और टोटल 4 है इंटू 100, तो परसेंटेज s कैरेक्टर कितना आया हमारे पास, कितना आया 25%। अगर sp2 में हम निकाले परसेंटेज s कैरेक्टर तो एक s है, 2 p है, टोटल 3 है, 3 में से एक s है ऊपर रखेंगे, टोटल नीचे रखेंगे इंटू 100। अगर 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 33.3। तो इसमें बताया गया है कि जितना ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर होगा
उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड में आप देखिए इस वाले कार्बन का जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो 33.33 परसेंटेज है, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में यानी हेलो एल्केन में जो इस कार्बन का परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो 25% है। तो हमें क्या पता लगा, इस वाले कार्बन का जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो ज्यादा है, तो इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये कार्बन क्या करेगा, कार्बन और एक्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इस कार्बन का परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इनके बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, टाइटली उनको बाउंड कर लेगा। जब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उनको टाइटली बाउंड कर रहा है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है। इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास है तो जो ये हेलोजन एटम है यहां से ये इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा और इस बॉन्ड को तोड़कर बाहर नहीं जा पाएगा। जबकि हेलो एल्केन में क्या होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है। जब इस इलेक्ट्रॉन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इनके बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, टाइटली बाउंड नहीं कर पाएगा। जब ये कार्बन इन इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली बाउंड नहीं कर पाएगा तो ये हेलोजन क्या करेगा, यहां से बॉन्ड तोड़ेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेगा और बाहर निकल जाएगा। जब ये बाहर निकल जाएगा तो इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। जबकि यहां पर तो बॉन्ड टूट ही नहीं रहा क्योंकि कार्बन ने टाइटली बाउंड कर रखे हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर कार्बोकेटायन नहीं बनेगा और यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। यही इसमें कहा गया है। 10 कार्बन टू क्लोराइल बॉन्ड लेंथ is in haloalkane is 177 पिकोमीटर while in haloarine is 169 पिकोमीटर। जबकि जो हेलोएल्केन होते हैं उनमें कार्बन टू जो क्लोराइड बॉन्ड होती है वो भी ज्यादा होती है इसके मुकाबले, हेलो एरीन्स के मुकाबले। बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगी आसानी से टूटेगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो आसानी से नहीं टूटेगा। Since it is difficult to break a shorter bond than the longer bond, therefore haloarenes are less reactive than haloalkanes towards nucleophilic substitution reaction। तो शॉर्टर बॉन्ड को तोड़ना लॉन्गर बॉन्ड के मुकाबले ज्यादा भारी होता है, तो ये शॉर्टर बॉन्ड है इसको तोड़ना ज्यादा भारी होगा। तो जो हेलोएरीन्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी को कम शो करते हैं, जबकि जो हेलोएल्केन्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा शो करते हैं। 2 कारण हो गए। अब इसमें थर्ड कारण, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। अगर फिनाइल कैटायन बन भी जाए तब भी वो इनस्टेबल रहेगा। जैसे इन केस ऑफ हेलोएरीन द फिनाइल कैटायन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस एंड देयरफॉर SN1 मैकेनिज्म इज रूल्ड आउट। अगर हम हेलोएरीन्स की बात करें, हेलोएरीन्स जैसे ये, इसमें क्या हो, यहां से क्लोराइड जो हेलोजन एटम है अगर वो निकल भी जाए और यहां पर कैटायन बन भी जाए, क्योंकि इस तरीके से होगा कुछ, यहां पर X होगा, अगर ये X यहां से निकल भी जाए, सेल्फ आयोनाइजेशन इसका हो भी जाए और यहां पर ये कैटायन बन जाए, तो हमें पता है जो ये बेंजीन होती है, फिनाइल होती है, इनके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो घूमते रहते हैं, वो रेजोनेंस इफेक्ट शो करते रहते हैं। अब अगर इस बेंजीन में यानी फिनाइल में इस कैटायन में रेजोनेंस होने लगा तो ये जो कैटायन है ये स्टेबलाइज्ड नहीं हो पाएगा। रेजोनेंस के कारण ये कार्बोकेटायन हमारा यानी फिनाइल कैटायन स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। अगर ये कैटायन स्टेबलाइज नहीं हुआ तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जितना ज्यादा कैटायन कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उतनी जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। यहां पर तो ये रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज हो ही नहीं रहा, यही यहां पर कहा गया है। अब फोर्थ, बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्शन इट इज लेस लाइकली फॉर द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच एरीन्स। अब ये देखिए, जो हमारी ये बेंजीन होती है ये पहले से ही पाई इलेक्ट्रॉन से रिच होती है, इसमें कितने सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहां पर घूमते रहते हैं। अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, और जो हमारी ये बेंजीन है इसमें भी कितने सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की बेंजीन के पास
भरपूर मात्रा है और न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करेंगे, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियोफाइल को इसके पास आने ही नहीं देते। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, जब ये आपस में पास आएंगे एक दूसरे को रिपल करेंगे। अब ये जब एक दूसरे के पास आ ही नहीं रहे तो रिएक्शन कैसे होगी? इसके कारण, रिपल्शन के कारण रिएक्शन नहीं हो पाती। अब हम ऐसी कंडीशन पढ़ेंगे जिनसे ये जो हेलो एरीन्स है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो ये जो आपको याद रखना है, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हेलो एरीन्स में, वो एक्सट्रीम कंडीशन में होती है, यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा करना पड़ता है, प्रेशर बहुत ज्यादा करना पड़ता है, तब जाकर ये रिएक्शन होती है। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। Chlorobenzene can be converted into phenol by heating an aqueous sodium hydroxide solution at a temperature of 623 Kelvin and a pressure of 300 atmosphere। जो क्लोरोबेंजीन है उनको फिनोल में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर हम क्या करें, क्लोरोबेंजीन को एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में हीट करें 623 केल्विन पर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। जैसे क्लोरोबेंजीन है, इसको हमने NaOH में एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्यूशन में हीट किया और प्रेशर देखिए, टेम्परेचर देखिए कितना ज्यादा 623 केल्विन और प्रेशर 300 एटमॉस्फेयर, यानी टेम्परेचर भी कितना ज्यादा, प्रेशर भी कितना ज्यादा। एक्सट्रीम कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब जाकर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब ये देखिए, आपको पता है NaOH OH नेगेटिव प्रोड्यूस करता है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो इतनी एक्सट्रीम कंडीशन पर क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा और जो OH नेगेटिव यानी ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस बेंजीन से जाकर जुड़ जाएगा और हमें फिनोल मिल जाएगा। बेंजीन के ऊपर जब OH लगा होता है तो ये फिनोल कहलाता है। बस आपको इसमें याद क्या रखना है, अगर क्लोरोबेंजीन दी हुई है और ये वाली कंडीशन दी हुई है NaOH 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर, तो ये फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी क्लोराइड को हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस कर देगा। कहीं पर ये कंडीशन दी गई है तो सीधा फिनोल बना देंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो ये एक्सट्रीम कंडीशन है इनको घटाने का एक तरीका है, क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कराना सुटेबल नहीं हो पाता, तो इस टेम्परेचर को और इस प्रेशर को घटाने के लिए एक और तरीका अपनाते हैं जिससे रिएक्शन आसानी से हो जाती है और टेम्परेचर भी घटा दिया जाता है कम टेम्परेचर पर। The presence of an electron withdrawing group NO2 at ortho and para position increases the reactivity of haloarenes। अगर हम क्या करें, जो ये हेलो एरीन्स हैं इनकी ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हों। तो अगर हम ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो इस क्लोरोबेंजीन की जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, उसके अगेंस्ट रिएक्टिविटीज की बढ़ जाती है। लेकिन हमें याद रखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगाना है, मेटा पोजीशन पर नहीं लगाना है। कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा, पहले ये देख लेते हैं। हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन लिया, यहां पर पैरा पोजीशन पर NO2 हमने लगा दिया। NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। फिर हमने क्या किया, NaOH एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में इसको हीट किया। टेम्परेचर हमने यहां पर 443 केल्विन रखा। यहां पर टेम्परेचर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है, यहां पर हमने टेम्परेचर घटा दिया। कम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो जाएगी, क्यों होगी मैं आपको बताता हूं। NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आपको पता है हेलो एरीन्स में कार्बन और क्लोराइड के बीच में परसेंटेज एस कैरेक्टर 33.3 होता है। तो इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हमने पढ़ा वो ज्यादा होती है, यानी ये क्या करता है, कार्बन जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींच कर रखता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब हमने पैरा पोजीशन पर एक NO2 ग्रुप लगा दिया। अब ये NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जब ये NO2 ग्रुप इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है तो इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो घट जाती है। यानी इस कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन इसने अट्रैक्ट कर रखे थे, टाइटली बाउंड कर रखे थे, वो तो इसने अट्रैक्ट कर लिए NO2 ने, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गई। यानी
कार्बन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं रहा, कार्बन और क्लोराइड के बीच में जो टाइटली बाउंड थे इलेक्ट्रॉन, अब वो टाइटली बाउंड नहीं रहे। अब क्या करेगा, 443 केल्विन पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और OH नेगेटिव इससे जाकर जुड़ जाएगा। हमें नाइट्रोफिनोल यानी पैरा नाइट्रोफिनोल मिल जाएगा, क्योंकि पैरा पोजीशन पर है तो पैरा नाइट्रोफिनोल। अब हम क्या करें, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर दोनों ही पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा दें। अब दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास हो गए, ऑर्थो पोजीशन पर भी पैरा पोजीशन पर भी। अब तो टेम्परेचर और ज्यादा घट जाएगा, कम टेम्परेचर पर हो जाएगी। अब देखिए, अब ये रिएक्शन हो रही है 368 केल्विन पर, यहां पर टेम्परेचर कितना घट गया। अब ये देखिए, यहां पर दो NO2 ग्रुप लगा दिए, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए। अब ये इस कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन है वो ये भी विड्रॉ करेगा, ये भी विड्रॉ करेगा। ज्यादा तेजी से विड्रॉ करेंगे, ज्यादा तेजी से विड्रॉ करेंगे तो यहां से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तेजी से घटेगी और कार्बन और क्लोराइड के बीच में बॉन्ड भी तेजी से ब्रेक होगा। अब ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तेजी से घटी, बॉन्ड तेजी से ब्रेक हुआ, OH नेगेटिव यहां पर जाकर जुड़ जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनोल। ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनोल इसका नाम होगा। अब हम क्या करें, 3 पोजीशन पर लगा दें, यहां भी नाइट्रो ग्रुप, यहां भी नाइट्रो ग्रुप, यहां भी नाइट्रो ग्रुप। ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा तेजी से होगी। अब देखिए, अब हमने तीसरी कंडीशन क्या की, और ज्यादा तेजी से रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ाने के लिए ऑर्थो पोजीशन पर, इस वाली ऑर्थो पोजीशन पर NO2 लगा दिया और इस वाली पैरा पोजीशन पर भी NO2 लगा दिया, 3 जगह लगा दिया। अब जब हम 3 जगह ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो ये तीनों क्या करेंगे, बहुत तेजी से जो ये टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बहुत ज्यादा तेजी से घटेगी और ये बॉन्ड एकदम से ब्रेक हो जाएगा। ये रिएक्शन इतनी जल्दी होती है कि इसको अगर हम हल्का सा भी वार्म कर दें, इस सबस्ट्रेट को हल्का सा भी हीट कर दें, तब भी ये क्या करता है, क्लोराइड कार्बन के बीच में बॉन्ड टूट जाता है और OH आकर यहां पर जुड़ जाता है। बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्शन होती है। तो हमें प्रोडक्ट मिल जाता है ऑर्थो पैरा ट्राइनाइट्रोफिनोल। ऑर्थो पैरा ट्राइनाइट्रोफिनोल, ये हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आपने ये देखा, इस तरीके से हम ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप से क्लोरोबेंजीन से क्लोरो को रिप्लेस कर देते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर लगाए जाते हैं, मेटा पोजीशन पर वो नहीं लगाए जाते, कारण पढ़ते हैं। द इफेक्ट इज प्रोनाउंस्ड व्हेन NO2 ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये इफेक्ट तभी देखा जाएगा जब NO2 ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगाया जाएगा। हाउएवर नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ हैलोअरीन्स इज ऑब्जर्व्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट मेटा पोजीशन। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को मेटा पोजीशन पर लगा दें तो हैलोअरीन्स की रिएक्टिविटी पर कोई भी इफेक्ट शो नहीं होता। मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएगा, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। कारण इसका यहां पर दिया गया है, यहां पर इसका आप कारण देखिए। ये मैंने क्या किया, क्लोरोबेंजीन लिया हैलोअरीन, इसका कारण इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में छिपा हुआ है। यहां पर मैंने क्या किया, क्लोरोबेंजीन लिया हुआ है और पैरा पोजीशन पर मैंने क्या किया, NO2 यहां पर लगा दिया। NO2 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी। यहां पर नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड बना रखे हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। लोन पेयर क्या कर देता है, वो ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है, जिससे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहां पर ये डबल बॉन्ड होंगे। आपको पता है जो क्लोराइड होता है उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक को तो यहां पर वो बॉन्ड बनाने में यूज कर लेता है, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास बचे हुए होते हैं। ये लोन पेयर्स यहां पर बचे हुए हैं। तो रेजोनेंस करने के लिए क्या करेगा, जो क्लोराइड है ये आपको पता है +R इफेक्ट शो करेगा यहां पर बेंजीन के साथ, यानी ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो इसने ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर डोनेट कर दिए। अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो जाएंगे तो यहां पर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो कार्बन की वैलेंसी यहां पर 5 हो जाएगी, जैसा अब अभी पीछे थोड़ी देर पहले हमने यहां पर देखा था जब हमने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी। तो यहां पर ये जो बॉन्ड है वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी। यहां पर शिफ्ट हो गया तो यहां पर ये नेगेटिव चार्ज, बाकी दोनों बॉन्ड एज इट इज रहेंगे और जो ये NO2 है ये भी एज इट इज रहेगा। और यहां पर क्या था,
यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लोराइड ने 2 इलेक्ट्रॉन पे शिफ्ट लूज किए हैं, डोनेट किए हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे रहेंगे। अब देखिए, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बाकी जो नाइट्रोजन है NO2 उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगी और यहाँ पर जो क्लोराइड ये डबल बॉन्ड बना रखा था ये इस तरीके से रहेगा। इसमें एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं अगली। ये नेगेटिव चार्ज अब क्या करेगा, यहाँ शिफ्ट होगा और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ तो ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये एज इट इज, और ये नाइट्रोजन NO2 ये एज इट इज, बस ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आकर ये यहाँ पर शिफ्ट हो गए और ये डबल बॉन्ड बना लेंगे। अब इसके आखिरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी, जो ये नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, बाकी डबल बॉन्ड एज इट इज, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वापस से यहाँ पर चले जाएंगे, क्लोराइड के पास फिर से 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये NO2। इस कंडीशन में आप ये थर्ड वाली स्ट्रक्चर यहां पर देखिए, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो इस वाले कार्बन पर बढ़ रही है। गौर से आप देखिए, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज है वो इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस वाले कार्बन पर बढ़ रही है और NO2 भी इसी वाले कार्बन से बढ़ रहा है। अब अगर NO2 आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो तो इस NO2 ग्रुप के बिल्कुल पास हैं, तो ये क्या करेगा, इनको बैलेंस कर लेगा। क्योंकि आपको पता है NO2 को क्या करना है, NO2 को इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने हैं जिससे कार्बन और क्लोराइड के बीच में बॉन्ड टूट जाए, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाए। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो NO2 के बिल्कुल पास हैं, NO2 क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी इनको बैलेंस करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो ये इन्हें अट्रैक्ट करेगा, जिससे कार्बन की यहां पर क्या करे होगी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज होगी और इस बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी इसके बिल्कुल पास आ रही है, इसलिए अगर पैरा पोजीशन पर हम लगाते हैं NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो वो फेवर करता है इस रिएक्शन को। अगर ऑर्थो पोजीशन पर लगाएं तब देखिए, अब की बार क्या करते हैं, ऑर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप यहां पर लगा देते हैं, ये लगा दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, यहां पर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये हमारा क्लोराइड, इसकी 2 ही स्ट्रक्चर बनाएंगे, उससे ये आपको समझ आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, यहां पर ये डोनेट करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर जाएगा नेगेटिव चार्ज के रूप में। ये कुछ स्ट्रक्चर हमने इस तरीके से बनाई, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां पर ये डबल बॉन्ड बन गया, क्लोराइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बाकी 2 बॉन्ड एज इट इज रहेंगे, ये हमारा यहां पर ये NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब ये यहां आएगा, ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, 3 से ही आपको इसका कारण समझ आ जाएगा, बस 3 स्ट्रक्चर इसमें बनाएंगे। ठीक है, यहां पर ये बनाया, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज और यहां पर ये N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये वाली स्ट्रक्चर गौर से देखिए, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो इस कार्बन पर बढ़ रही है, ऑर्थो पोजीशन पर बढ़ रही है, और यहां पर जो NO2 ग्रुप है वो भी ऑर्थो पोजीशन पर ही जुड़ा हुआ है, तो NO2 लगाने का हमारा फायदा हुआ। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पर लगाया है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पर, तो वो क्या करेगा, NO2 ग्रुप इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इनको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बैलेंस कर लेगा, जिससे कार्बन की, इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन इसने विड्रॉ कर लिए, अट्रैक्ट कर लिए, तो यहां से बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाएगा। फायदा हुआ इसे लगाने का। अब मेटा पोजीशन पर देखते हैं, मेटा पोजीशन पर NO2 लगाया, यहां पर क्लोराइड 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन पेयर इसने डोनेट किए, ये वाले यहां पर शिफ्ट हुए। दूसरी स्ट्रक्चर बनाते हैं,
यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, इसने डोनेट किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर NO2, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड था, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड था। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, ये वाले यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। थर्ड स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी। यहाँ पर डबल बॉन्ड बना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, यहाँ पर डबल बॉन्ड था। अब अगली स्ट्रक्चर देखिए, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर शिफ्ट होगा, जिससे ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये बेंजीन बनाई, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये क्लोराइड और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है हमारा, और ये NO2 ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब इसमें गौर से आप स्ट्रक्चर देखिए, आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। इन दोनों स्ट्रक्चर में देखिए, एक पे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है और इसमें नेगेटिव चार्ज इसमें ऑर्थो पोजीशन पर, इसमें नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पर। इस पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज मेटा पोजीशन पर नहीं आ रहा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मेटा पोजीशन पर बढ़ ही नहीं रही तो NO2 लगाने का फायदा क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो मेटा पोजीशन पर बढ़ ही नहीं रही इस क्लोरोबेंजीन में। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ती तभी तो ये इसको अट्रैक्ट करता। अब यहाँ पर तो जहाँ पर NO2 लगा है वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ ही नहीं रही, तो इसको लगाने का फायदा क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन को कैसे बैलेंस करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कैसे अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि जब हमने इसको मेटा पोजीशन पर लगाया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तो ऑर्थो पोजीशन पर, एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है पैरा पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर कहीं भी नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा। तो मेटा पोजीशन पर जब NO2 हम लगाते हैं तो उसको लगाने का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ती ही नहीं। अगर बढ़ेगी नहीं तो इसको लगाने का कोई फायदा होगा ही नहीं। तो इसकी रिएक्टिविटी पर अगर हम मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो हेलो एरिन की जो रिएक्टिविटी है उस पर कोई भी असर नहीं होता। यही तीन स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाए गए हैं। पहले हमने पैरा पोजीशन पर, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये आपको ये दिख रहे होंगे। इसका मतलब क्या है? ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से घूमते रहते हैं। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से वो बेंजीन रिंग में लगातार घूमते रहते हैं। अब यहाँ पर फिर आप दूसरी देखिए, इसमें जो पैरा पोजीशन पर इसमें लगाया ऑर्थो पोजीशन पर, तब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, फायदा होगा यहाँ पर। अब थर्ड में लगाया यहाँ पर मेटा पोजीशन पर, तब मेटा पोजीशन पर लगाने का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती ही नहीं, आती ही नहीं, और इसको ये जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई नहीं तो ये इसको अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा और रिएक्टिविटी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये यहाँ पर मैकेनिज्म दिया हुआ है।